प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं संविधान की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं संविधान के उद्देश्य का, विशेषताएं और नागरिकता, यानी इस चैप्टर पे जीएस महायुद्ध की ये श्रृंखला है। और इसमें हम लोग अनेक प्रश्नों को करेंगे जो कि इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न होंगे। जैसा कि आप जानते हैं यह वीडियो आपकी यूपीपीसीएस, आरओ और उसके बाद अगर बात कर लें तो यूपीएसआई या एनटीपीसी समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको यहाँ से आने वाले प्रश्नों का लाभ अवश्य मिलेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा और इस प्रश्न को आप देखेंगे और इसका आंसर आप करेंगे, हालांकि मैं आंसर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने जो दिख रहा है, जिसका नंबर है तीसरे प्रश्न से लिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये प्रश्न आपका बन जाता है 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक शब्द का नाम था समाजवाद, दूसरे शब्द का नाम था पंथ निरपेक्ष और तीसरे शब्द का नाम था अखंडता। कौन था? अखंडता। अखंडता छठे पैरा में जोड़ा गया था। अखंडता जो था छठे पैरा में जोड़ा गया था, जबकि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष प्रथम पैरा में जोड़ा गया था। तो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आगे बढ़ जाते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? कह रहा है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पे प्रतिनिधि जो होते हैं वो चुने जाते हैं और चुनने के बाद वो शासन करते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। यानी भारत के संविधान के जो आमुख का लक्ष्य है उसके समस्त नागरिकों को सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित करना है? उसके नागरिकों को क्या देना है? सामाजिक और आर्थिक न्याय देना है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना है, अवसर की समानता देना, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उसके गौरव की समानता देना। यानी यहाँ पर दिए गए सभी विकल्प जो हैं आपके क्या हैं? सत्य हैं और सटीक हैं। आगे बढ़ जाते हैं। भारत के लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती। कह रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, यानी भारत में सभी लोग एक समान हैं। यह कहाँ से शुरू होता है? इस प्रस्तावना में इसका पता कहाँ से चलता है? तो इसका पता यहाँ से चलता है कि हम भारत के लोक शब्द से प्रस्तावना शुरुआत होती है, जो ये बताती है यहाँ की सारी शक्ति किसकी है? जनता की है, यानी भारत के लोगों की है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? कह रहा है कौन सा यहाँ पे सही है संविधान की प्रस्तावना के बारे में? समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 के लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो ये आपका सही है। उसके बाद उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए नहीं, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब जोड़े गए थे। और उसके बाद ये दोनों से कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर नंबर यहाँ पे सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कह रहा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है उसे आपको बताना है। कल्याणकारी राज्य आपको बताना, जल्दी से बता दिए। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो। आगे बढ़ जाते हैं। संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि उनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ कूट के माध्यम से बताना है। तो पहला आपका ऑप्शन जो है उसमें है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत उद्देश्य का बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो अब आपको बताना कि इसमें कौन कौन सा सही है, तो इसके बारे में आपको बताना कि इसका आंसर करना है कि इसमें कौन कौन सा आपका सही है। तो जल्दी से आप बता देंगे, तो जल्दी से बता दीजिए। 1, 2 और 4 यानी पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत उद्देश्य का बना, ये आपका सही है। उसके बाद आपका यह कौन है? न्याय योग्य नहीं, ये भी सही है आपका। और उसके बाद यहाँ पे संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो बताइए भारतीय गणतंत्र में 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ठीक है, यहाँ पे देखिए धर्मनिरपेक्ष है तो ये गलत हो गया आपका। यहाँ पे समाजवादी है तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सही होता है? आंसर नंबर सी सही हो जाता है। यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था 1950 में। फिर उसके बाद उसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और उसके बाद उसमें समाजवादी शब्द
उसके बाद गणतंत्र शब्द और समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द, माफ करिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। निम्न में से कौन सही है? तो कौन सही है इसके बारे में आपको बताना है कि निम्न में कौन सही है, तो इसके बारे में आपको बताना है। आपको 11वें प्रश्न का आंसर करना है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश की सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान है। सामाजिक समानता संविधान के प्रत्याभूत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसमें आप बताएंगे कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या व्यक्त करता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करने वाला कौन होता है, तो इसके बारे में आप बता दीजिए। इसके बारे में आपका होता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, यानी भारत का जो राज्य है वो तटस्थ रूप से समस्त राज्यों को प्रश्रय देता है। समस्त समस्त धर्मों को, जितने भी धर्म होते हैं सभी धर्मों को अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपने पूजा याचना, जो भी उनकी एक विधि होती है उस विधि के हिसाब से अपनी पूजा याचना कर सकते हैं, जिसे तटस्थ रूप से सरकार उन्हें करने की छूट देती है। लेकिन राष्ट्र का कोई स्पेशल धर्म नहीं होता, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता है। इसी कारण हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कह रहा है कौन सा ऐसा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, इसके बारे में आपको बताना है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था उस शब्द कौन सा है 1975 में? तो आप बताइए। वहाँ पे अखंडता भी नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा शब्द नहीं था? तो वहाँ पे अखंडता जो है 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में। पीसीएस मेंस में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं? कह रहा कौन सा शब्द ऐसा है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी तो है ही, पंथ निरपेक्ष है ही, संप्रभुता है ही, लोक कल्याण की बात नहीं है, ठीक है। तो कौन सा आपका आंसर सही हो जाता है? लोक कल्याण, ये हमारी उद्देशिका में ये शब्द नहीं है। लोक कल्याण शब्द हमारे उद्देशिका में नहीं है। हमारे उद्देशिका में सार्वभौम संपन्न शब्द है, यानी संपूर्ण प्रभुता संपन्न शब्द है, लेकिन लोक कल्याण की बात नहीं की गई है। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? कह रहा है कौन सा ऐसा वाद आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है? तो इसके बारे में आपको बताना है, इसका आंसर आपको देना है। तो जल्दी से बता दीजिए। तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में ये बात कही गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं है, ये ध्यान देना है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं है। तो उसके बारे में आपको बताना, भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो अध्यक्षात्मक सरकार, ये हमारे संविधान की विशेषता नहीं। हमारे संविधान में संस्थात्मक सरकार है, स्वतंत्र पालिका है, न्यायपालिका है, ठीक है। उसके बाद संघात्मक सरकार है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। तो नहीं वाला पूछा तो हमारा आंसर कौन सही हो जाता है? ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो ये आपको बताना है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए इसके बारे में। संप्रभुता जो है ये राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, यानी कह रहा है कौन सा क्रम इसमें सही दिया गया है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे जो क्रम सही दिए गए हैं वो सार्वभौम सत्ता संपन्न, यानी संपूर्ण प्रभुता संपन्न हो गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र के बात की गई है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका है, तो 19वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो आपको बताना है धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है कौन, इसमें ऐसा दिया गया है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष के बारे में बताता है। तो जल्दी से ऑप्शन यहाँ पे 4 है। मौलिक अधिकार है, संविधान की प्रस्तावना है, 9वीं अनुसूची है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो जल्दी से बता दीजिए ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रस्तावना में लिखा गया है पंथ निरपेक्ष, तो वहाँ से आपके धर्मनिरपेक्ष होने का प्रमाण मिलता है। कहाँ से? प्रस्तावना से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई, कहाँ पे उनकी व्याख्या की गई, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। जो प्रस्तावना में ये आदर्श बताए गए हैं उनकी व्याख्या कहाँ पे की गई, तो इसके बारे में आपको बताना कि उनकी व्याख्या कहाँ पे की गई। तो उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों वाले चैप्टर में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले चैप्टर में और मौलिक कर्तव्य वाले चैप्टर में, यानी 3 अलग अलग अध्यायों में
इसके बारे में पूरी व्याख्या बताई गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? कह रहा कौन सी ऐसी स्वतंत्रता है जिसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया है, तो उसके बारे में आपको बताना है किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो उसके बारे में आपको बताना किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। हमारे यहाँ विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है आपको। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना के शब्द सम्मिलित नहीं थे। कह रहा है 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया हमारा संविधान, तो इसीलिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत जो संविधान हमारा किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विधि दिवस मनाया जाता है। तो कह रहा है कौन सा ऐसा प्रस्तावना का शब्द है जो उसमें सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो सम्मिलित नहीं, तो उसके बारे में आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दोनों शब्द प्रथम पैरा में जोड़े गए हैं, जबकि अखंडता तीसरे पैरा में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन आपका हो जाता है 1, 2 और 3। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना के शब्द सम्मिलित नहीं है। कह रहा भारतीय संविधान, अच्छा वही प्रश्न आपका रिपीट हो गया यहाँ पे। संविधान में दिया गया आमुख आपका क्या है? न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, या संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन में आपको चूज करके बताना है कौन कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पे आप कहेंगे चारों सही हैं, जो 4 दिए गए हैं यहाँ पे। न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्य से उल्लिखित है, और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो चारों ऑप्शन आपके सही हैं। समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, कब सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किए गए थे। सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। ये सिद्धांत को क्या कहते हैं? मतलब सभी लोग जो यहाँ पे हैं वो पूर्ण रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत क्या माना जाता है? इस सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। इसी सिद्धांत को सार्वभौम संपन्न कहते हैं, ठीक है, सार्वभौमिकता कहते हैं। और आपके संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सार्वभौम संपन्न शब्द के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। कह रहा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, यानी किस संविधान से लिया गया है? यूडीए एलडीए में पूछा गया, यानी आरओ में पूछा गया, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में। तो इसका आंसर आपको बता देना, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो यह रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। किस संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। कहाँ के संविधान से प्रभावित हुए थे? कि राज्यसभा में जो अनुभव के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर जो लोगों की नियुक्ति होती है, यानी राज्यसभा सदस्य बनाए जाते हैं, एक कहाँ के संविधान से लिया गया था? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से लिया गया था। अगला है आपका शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल के बारे में आपको बताना। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो यह भारत की देन है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था कहाँ की देन है? भारत की देन है। भारतीय संविधान के अन्य देशों के शून्य, आप जानते हैं भारत वैसे भी शून्य की खोज में भारत आगे है, ठीक, जब 0 दिया मेरे भारत ने। तो आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? यही प्रश्न सीधे सीधे आपसे पूछा जा रहा है, बस उसका एक पैरा बड़ा सा लिख लिया है। तो आप कहेंगे आयरलैंड यानी आयरिश के संविधान या गणतंत्र से लिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, यानी कौन सा ऐसा लक्षण जो भारत में भी और अमेरिका में दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। दोनों में समान रूप से पाया जाने वाला कौन है? तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी संविधान का निर्वचन किया जा सकता है, पुनर्विलोकन किया जा सकता है, जिसके लिए उच्चतम न्यायालय बनाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है
यहाँ पे दिया गया संविधान के मद और जिस देश से अपनाया गया उसके बारे में, और यहाँ 4 दिए गए हैं, उसके अनुसूची को आपको जोड़ना है। थोड़ा सा आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, अभी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसा कि आपने अभी बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके कहाँ से लिए गए हैं, जल्दी से बता दीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला है आपका मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, तो मूल अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। राज्य संघ संबंध में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, इसी के बारे में आपको बताना। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भारत राज्यों का संघ है, यह बात कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई है। तो एक बार फिर देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, मूल अधिकार अमेरिका, संघ राज्य संबंध में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, और भारत राज्यों का संघ है, यह बात कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई, जैसा कि आपने ऊपर देखा, तो वही फिर क्वेश्चन आपसे रिपीट कर रहा है, पूछ रहा है समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। तो इसके बारे में आपको बताना, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नीचे कुछ सूची दी गई, दोनों सूची को आपको मिलाना है, फिर से मिला करके आपको बताना है। पहला है विधि का शासन। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो इस प्रश्न का आपको आंसर करना है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? 33 नंबर का प्रश्न है, और आंसर करिए आप। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, जल्दी से बता दीजिए। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? जापान है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से लिया गया है। और उभयनिष्ठ सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इस प्रकार से आपके चारों ऑप्शन मैच कर जाते हैं। फिर अगला है आपको मैच कराना है, जिसमें मूल अधिकार है, शासन की संसदीय प्रणाली है, आपात उपबंध है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले बताइए मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। आपको अगला मैच करा के बताना है कि मूल अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको करना है कि मूल अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं, जल्दी से बता दिए। 34 का आंसर है आपका। तो मूल अधिकार आपके जो लिए गए हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो मूल अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और उसके बाद बात कर लें शासन की संसदीय प्रणाली। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, तो आप बताएंगे शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? यूके से ली गई है। ठीक है। आपात उपबंध, आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया। आपात उपबंध, हाँ, कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है आपका? सही हो जाता है। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, कह रहा है लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था, तो इसके बारे में आपको बताना है। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, जल्दी से बता दीजिए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। कहाँ से हुआ था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। अगला प्रश्न है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से है? न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जल्दी से बता दीजिए। भारत और यूएसए में है। भारत और यूएसए में है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। निम्नलिखित में जो दिए गए हैं इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके बारे में आपको बताना कौन सा कथन सत्य है निम्नलिखित में। तो यहाँ पे दिया जा रहा है संयुक्त, अच्छा, अमेरिका में संघीय प्रणाली है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, भारतीय पर संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, कह रहा भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि भारत में क्या होता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। भारत में क्या होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पाई जाती है, जो कि यहाँ पे ब्रिटेन में नहीं पाई जाती। आगे बढ़ जाते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश किस से संबंधित है? कह रहा है जो संघात्मक हमारी व्यवस्था है वो किस देश से संबंधित है, किस देश में और इस तरह की व्यवस्था है संघात्मक व्यवस्था, तो कनाडा में संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको बताना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? कह रहा है कौन सी ऐसी विशेषता लिखी गई नीचे जो भारतीय लोकतंत्र की नहीं, सत्तावादी सरकार भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में बृहद होने का कारण क्या? भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? जो भारतीय संविधान इतना बड़ा है तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में आपको बताना। तो आप कहेंगे कि भारतीय संविधान इसलिए बृहद है क्योंकि यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। यहाँ पे संघ सरकारें भी हैं और राज्य सरकारें भी हैं, तो सबके कार्यपालिका और सबके न्यायपालिका सबके बारे में वर्णन करते करते बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है,
भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो इसके बारे में आपको बताना है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। निम्नलिखित में से किस एक कथन में संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? कह रहा संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ये बात किसने कही है? तो इसके बारे में आपको बताना कि बात किसने कही है। तो ये बात भीमराव अम्बेडकर ने कही है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, तो जल्दी से बता दिए भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य है, भारत में संस्थात्मक सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। ये तीनों प्रावधान आपके क्या हैं? यहाँ पे सत्य हैं। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सी सही नहीं है? कह रहा कौन सी सही नहीं है, इसके बारे में आपको बताना कौन सी सही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघीय नीति, संसदीय पद्धति की सरकार, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। तो इसमें कौन आपका सही नहीं है ये बताना है। भारत में संसदीय पद्धति की सरकार पाई जाती है, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार नहीं पाई जाती। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय? कह रहा है किसमें यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है वो क्या है? परिसंघीय परिसंघीय है। तो यह बात कैसे निर्धारित होती है भारत के संविधान के बारे में? तो आप कहेंगे क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। जैसा कि आप जानते हैं 7वीं अनुसूची में आपके बताया गया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया गया, जो ये बताता है कि हम कैसे हैं, परिसंघीय हैं, सबके कार्य का वितरण किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। कथन एक दिया गया है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। उसका कारण दिया गया भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो इसके बारे में आपको बताना कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो आप कहेंगे कि यहाँ आर और ए दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत के संसदीय शासन प्रणाली में एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर के बिंदु आपको बताने। कौन सा बिंदु ऐसा जो अंतर को दर्शाता है, अंतर को बताता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो न्यायिक समीक्षा के बारे में, न्यायिक समीक्षा भारत में है लेकिन ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा का वर्णन नहीं किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो गुट निरपेक्ष जो है ये पंचशील का सिद्धांत नहीं। आगे बढ़ते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया? तो इसके बारे में आपको बताना है, यानी सबसे पहले कहाँ का संविधान लिखित बनाया गया? तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। कथन एक में कहा गया भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण बताया गया भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या सत्य है, क्या व्याख्या है, क्या व्याख्या नहीं, इसी के बारे में आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही और आर क्या है आपका? गलत है। संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या है? संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या है? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए। वह शक्ति जो संविधान में सम्मत नहीं है। वह शक्ति जो संविधान में सम्मत नहीं है। आगे बढ़ें। यूडीए में पूछा गया समीक्षा अधिकारी में, देख लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। और दूसरा कारण बताया गया लोग खराब शासन के लिए समानतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो इसमें आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत है। तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे कि आर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे यहाँ कानून बनाने का अधिकार होता है वो संसद को होता है और संसद एक राजनीतिक दल से ही निर्मित होती है। तो अगर कोई हमारे यहाँ देश में कानून खराब होता है या कोई व्यवस्था खराब होती है तो लोग राजनीतिक दल को ही कोसते हैं, ये बात सत्य है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान अंशतः मतलब ना तो पूरा कठोर है और ना ही पूरा लचीला है, दोनों का मिश्रण है। तो भारतीय संविधान कैसा है आपका? तो आप कहेंगे अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। ना तो बहुत कठोर है ना तो बहुत लचीला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और अंत में दिए गए कोड की सहायता से उसका चयन करना है आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, अब आप पढ़ पाएंगे पूरा। तो कथन ए पूछ रहा है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और कारण बता रहा है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो अब इसमें आपको बताना क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि आर और ए दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु सही व्याख्या नहीं है। ठीक है,
और उसके बाद फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य का एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये बात किसने कही है, आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य का एक संतुलन स्थापित करता है। ये बात किसके द्वारा कही गई, यही आपको बताना है। तो ये बात केसी व्हीयर द्वारा कही गई। किसके द्वारा कही गई, केसी व्हीयर द्वारा कही गई है। अगला है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि क्यों आधारित है, तो इसके बारे में आपको बताना। जल्दी से बता दीजिए। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी किसी को जीरो से हीरो और किसी को हीरो से जीरो बना सकती है, वो अधिकार किसके पास है, जनता के पास है। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, तो उसके बारे में आपको बताना है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो कौन है, एकल कार्यपालिका, ठीक है। एकल कार्यपालिका जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या है, आधारभूत तत्व है। आगे बढ़ जाते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है, यानी गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में कौन एक नहीं, यहाँ पे नहीं शब्द दिया गया है, इसे गौर करिए और अपने आंसर को बताइए कि आंसर क्या सही है। तो आप कहेंगे सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। तो आप कहेंगे सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली कहाँ पे विकसित हुई, ब्रिटेन में विकसित हुई। किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने ये बात कही थी, भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, तो केसी व्हीयर ने ये बात कही थी। किसने कही थी, केसी व्हीयर ने ये बात कही थी। और भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है भारत में, तो ये बात आप बताएंगे। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, जनता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। संसदात्मक शासन प्रणाली में जो होता है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन है उन पर विचार करना है और विचार करके अपने आंसर को कोड के माध्यम से आपको बताना है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है और बताना है इसका आंसर कौन सा कथन सत्य है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे बताए गए चारों कथन ABCD यानी 1 2 3 4 जो बताए गए हैं ये चारों क्या हैं, आपके सत्य हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे कूट के माध्यम से आपको अपने उत्तर का चयन करना है जो कि कालक्रम के अनुसार राज्यों का गठन हुआ है उसके आधार पर आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए का आपका आंसर कौन सा सही होने वाला। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होने वाला है, यहाँ आप छत्तीसगढ़ दिया गया, अरुणाचल प्रदेश दिया गया, झारखंड दिया गया, सिक्किम दिया गया है। तो आप बताएंगे यहाँ पे सबसे पहले आपके सिक्किम है, सिक्किम के बाद फिर किसका अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद आपके किस राज्य का गठन हुआ है, तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है और फिर लास्ट में किसका गठन हुआ, झारखंड का गठन हुआ है। तो आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाएं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र बनाए थे। तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण हुआ था। 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण हुआ था। भारत में संघ राज्य का प्रशासक होता है, यानी संघ राज्य का जो प्रशासन करता है वो कौन होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। संघ राज्य का प्रशासन कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। उन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित करी तथा दिए गए उत्तर को कूट के माध्यम से आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ बताएंगे सबसे पहले हरियाणा है, सिक्किम है, नागालैंड है, मेघालय, इनके राज्यों का गठन कैसे हुआ उनके वर्ष के साथ साथ आपको बताते चलना है। तो जल्दी से बताते चलिए। तो आपका आंसर हो जाता है कौन सा,
तो यहाँ पे आप कहेंगे नागालैंड का गठन पहले हुआ था, फिर उसके बाद हरियाणा का, फिर उसके बाद कौन है, मेघालय का, फिर उसके बाद आपका सिक्किम का। और इस प्रकार आपका ऑप्शन सही हो जाता है। कितने ऑप्शन सही हो जाते हैं? 3, 1, 4, 2। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन है, यानी सही क्रम से कौन सेट हैं, इसके बारे में आपको बता देना। सही क्रम से सेट है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऊपर वाला प्रश्न ही है। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश अलग अलग ईयर में पूछे गए। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया, इसके बारे में आपको बताना। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया, तो आप कहेंगे 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आता है। तो इस प्रकार से ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के आपके 71 प्रश्न। सेकंड प्रैक्टिस सेट में आप इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें।